बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामाबाद फाइल्स के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की, जो इस वक्त हिंदुस्तान का सियासी मंजरनामा है उसमें बहुत इर्ताश है। जो नरेंद्र मोदी हैं उसकी तीसरी टर्म जारी है और तीसरी टर्म में इस वक्त वहाँ पे बहुत सारे सवालात हैं जो नरेंद्र मोदी से किए जा रहे हैं, जो बीजेपी की गवर्नमेंट से किए जा रहे हैं। और बीजेपी की जो बैकबोन है पॉलिटिकली और वैसे आरएसएस, वो भी अब नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ाती नज़र आ रही है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें एक वाइब्रेंट जो किरदार नज़र आ रहा है वो वहाँ की अपोजिशन है, जिसको लीड कर रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी। और उसके साथ साथ जो हालिया पाकिस्तान और भारत की जो महदूद जंग हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को बहुत वाज़ेह अंदाज में शिकस्त भी हुई और एक एम्बैरसमेंट, और ये एक कंटिन्यूस एम्बैरसमेंट है कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन इस बात को दोहराते हैं कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर हुआ वो उन्होंने करवाया, और नरेंद्र मोदी ने सीज़ फायर अमरीकी सदर के कहने पर किया। इसके ऊपर बहुत सी मीम्स भी बन रही हैं और बहुत से नाम भी दिए जा रहे हैं, जैसे नरेंद्र सरेंडर के नाम से भी नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है। और अभी वहाँ पे इस वक्त वहाँ की जो लोकसभा है उसका सेशन जारी है, लेकिन उसके बावजूद जो सवालों के जवाब जो कांग्रेस या अपोजिशन उनसे मांग रही है भारतीय वज़ीर आज़म से, वो उन सवालों का जवाब देने की बजाय बैनुल अक़वामी दौरों पर हैं। इसके ऊपर आज हम तफसील से बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस वक्त बीजेपी के अगेंस्ट चल रहे हैं और कैसे कैसे जो पब्लिक का ओपिनियन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी के अगेंस्ट होता चला जा रहा है। फैसल, जो इस वक्त भारतीय लोकसभा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग भी एक रखी गई है 28 जुलाई को। तो अब तक की तो जो पोजीशन है वो सिवाय झूठ के और एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रही है। जो पहलगाम वाक़या है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके लोग अभी तक जो है वो पकड़े नहीं गए, किसी किस्म के एविडेंस भी नहीं आए और ना ही किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की गई है। तो इस सारे तनाजुर में ये जो ब्रीफिंग है ये कितनी इम्पोर्टेंट होगी और इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इमरान साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अपोजिशन जो है जिसकी ज़ाहिर क़यादत जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं, उनके बहुत सारे जो बयानात हैं वो बड़े पिन पॉइंटेड हैं। और वो शायद अपोजिशन इंडिया की जो है वो इस मामले में हक बजानिब है। वो ये कहते हैं कि पहलगाम का इंसिडेंट होता है, उसकी तहकीकात नहीं होती, तहकीकात होती हैं तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। उसके बाद जो है वो एक ऑपरेशन सिंदूर के नाम से शुरू कर दिया जाता है। एक महदूद जंग होती है, उसमें भारत को शिकस्त होती है। 5 तैयारे गिराने के हवाले से जो है वो सारी दुनिया ये कहती है, मोदी उसको तस्लीम नहीं करता। 26 हवाई अड्डों पे पाकिस्तान ने अटैक किया, कामयाब अटैक किया, क्या नुकसानात हुए, कितने फ़ौजी मरे, उसके बारे में तो नहीं बताया जाता। लेकिन फ़ौजियों को जो है वो भारतीय यौम स्याह या जो वो कहते हैं आज़ादी का दिन है, तो उसके ऊपर जो है वो अवार्ड देने की बात कर दी जाती है। लेकिन हक़ाइक़ जो है वो तो बाकायदा माली मामलत के हवाले से भी हक़ाइक़ जो है उनके बारे में नहीं बताया जाता। सैकड़ों बिलियन डॉलर के मुआहदे जो हैं या उसके हवाले से असला ख़रीदने की ख्वाहिश जो है वो ज़ाहिर कर दी जाती है। तो कुछ भी अपोजिशन ये कहती है कि अपोजिशन को किसी भी हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। कोई ऐसा सेशन नहीं हुआ लोकसभा का। इस वक्त मानसून का सेशन जो है वहाँ पे चल रहा है। और आपके इल्म में है कि जो उनके भारतीय नायब सदर हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया, और बिल्कुल उस दिन दिया जिस दिन मानसून सेशन का पहला दिन था। और अपोजिशन जो है वो अब उसके मुतालबे के ऊपर 28 जुलाई को एक ब्रीफिंग जो है वो रखी गई है लोकसभा के अंदर। और ऐन मुमकिन है जो कि भारतीय मीडिया जो कुछ कह रहा है या वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि मोदी खुद उस ब्रीफिंग का हिस्सा होंगे। साथ जो है वो उनके जो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला या होम मिनिस्टर उनके जो हैं अमित शाह, वो भी उसमें शामिल होंगे। और बहुत सारे सवालात हैं। 2 दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि 5 तैयारे गिराए गए इस जंग के अंदर। ज़ाहिर है उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन 5 तैयारे किसके गिरे हैं सारी दुनिया को पता है। और इसी पे जो है वो फिर वो उन्होंने कहा कि जी, जैसे आपने भी जिक्र किया कि अमरीकी सदर का 70 दिनों में 24 दफ़ा ये दावा सामने आया कि जो है वो सीज़ फायर उन्होंने करवाया है और भारत के कहने पे और करवाया गया।
अब शायद वो आगे जाके ये भी कह दें कि पहली कॉल जो है वो मोदी या सुब्रमण्यम जयशंकर की आई थी कि जो है वो सीज फायर कराया जाए। तो अपोजिशन ने इस पर बड़े आम सवाल उठाए। वो कहते हैं जी कि मोदी कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अगर वो जारी है तो फिर ये जो सीज फायर है, जंगबंदी है, वो किस बात की, और अगर जंगबंदी होगी तो जारी कैसे है? ठीक है, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। वो 5 तैयारे कहाँ गिरे हैं, उनका मलबा आपने उठाया है, तो ये किस चीज़ का मलबा था? जो S-400 2 बैटरीज उनकी तबाह हुई, उसके ऊपर जो है वो आप S-400 मजीद लेने की बात कर रहे हैं, और रिप्लेसमेंट की, तो रिप्लेसमेंट किस चीज़ की? जब अगर तबाह नहीं हुए तो फिर रिप्लेसमेंट कैसी है? तो फिर इसी तरह ब्राह्मूस के जो ज़ख़ीरा थे, 2 ज़खायर जो है उनके तबाह हुए, तो वो कहाँ हैं? मतलब उसके ऊपर क्यों नहीं बताया जा रहा? कितने लोग, आपने ये ऐलान कर दिया कि उन सबको जो है वो फौजी एजाज़ात दिए जाएंगे, और फौजियों और को जो साथ ये भी मारे कि गए, जिनकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है हाँ उनको जी, भी दिए जाएंगे पैसे। ठीक है। अच्छा, फिर आप पंजाब की जो वहाँ हुकूमत है उसको आप जो है पंजाब के, जो है भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने ये गिला भी किया है कि हमें जो है वो बिल भेज दिया गया है कि जनाब फ़ौज 4-6 दिन रही है पंजाब के बॉर्डर पे, तो उसका इतने करोड़ इंडियन रुपए बनते हैं, तो ये आप अदा करें, पंजाब की हुकूमत अदा करे। तो वो कहते हैं कि ये किराए की फ़ौज है, तो आइंदा हम ये कहेंगे भाई आप हमारे लिए मत आएँ, हम पाकिस्तानी फ़ौज को रास्ता दे देंगे कि वो दिल्ली तक चली जाए, ठीक है, वहाँ जाके अपना हिसाब किताब जो भी है वो आप कर लें, हम उनको नहीं रोकेंगे, ठीक है, आप अपनी फ़ौज मत भेजें क्योंकि हमें किराए की फ़ौज नहीं चाहिए। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। तो अब वहाँ पे ये ब्रीफिंग है, अब इस ब्रीफिंग के अंदर ये देखना पड़ेगा कि मोदी सरकार वही झूठ बोलती है जो सारी दुनिया से बोल रही है, या इस लोकसभा की जो ब्रीफिंग है जो कि 16 घंटे जारी रहेगी 28 जुलाई को, तो 16 घंटे के अंदर कितना सच बोला जाता है अपने लोगों से, अपने उन अपोजिशन के लोगों से, क्योंकि हैं तो वो भी भारतीय ना, वो कोई इम्पोर्टेड तो है नहीं। तो मतलब इस सारे मामले को, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के बाद वाज़े तौर पे जो है वो मोदी सरकार इस वक्त कटहरे में खड़ी है। उनकी जो इंतहा पसंद दहशतगर्द भारतीय जनता पार्टी है, उनके इख्तलाफात जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ भी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इंटरनली 5 का टोला है, और 5 का टोला जो है वो सारी चीज़ों को जो है वो हाँक रहा है। बीजेपी के अंदर भी 5 के टोले के ऊपर और ये जो सारे मामलात हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। नरेंद्र मोदी 2014 से लेके अब तक कभी भी आरएसएस के हेडक्वार्टर्स नहीं गए थे, गो के क्लोज अलाइज हैं, ज़ाहिर है उनकी बैकबोन है पॉलिटिकली और वैसे भी। लेकिन इस वक्त जब दो पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई उसके शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी को पहली दफ़ा आरएसएस के हेडक्वार्टर जाके अपने लिए सपोर्ट हासिल करने की ज़रूरत पड़ी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स के अंदर। खालिद साहब, भारतीय नायब सदर ने भी जो है ना, जगदीप धनखड़ ने, उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया, बज़ाहिर तो बीमारी की और सेहत के मामलात के बाद की। इसमें एक माजी में भी एक इंसिडेंट हुआ कि जब नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया था बीजेपी ने 2014 में, उससे पहले एल.के. अडवाणी का नाम आ रहा था और एक कंपेन चलनी शुरू हो गई थी कि 70 या 75 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाएं, जिसकी वजह से एल.के. अडवाणी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, जो कि सक्सेसर थे बुनियादी तौर पे होते अटल बिहारी वाजपेयी के। तो अब फिर वही सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी से भी जान छुड़ाने के लिए दोबारा से वही सूरत हाल, उसी तरह की गुफ्तगू और उसी तरह की बातें जो है वो सामने आना शुरू हो गई। इमरान साहब, जैसे फैसल साहब ने बताया कि इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर इस वक्त एक टोला जो है वो विराजमान है, वो टोला मोदी का टोला है, और उसमें 4-5 लोग, जैसे फैसल साहब ने जिक्र किया, वो मौजूद हैं जो फैसले करते हैं। पहले तो कांग्रेस का हम बता दें, कांग्रेस इतनी पावर में नहीं है, उसके पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो किसी तरह भी बीजेपी का मुकाबला कर सके। इसलिए मोदी डोमिनेट करता है हमेशा वहाँ पे पॉलिटिक्स में, कि उसके पास अक्सरियत है, और ये भी है कि तीसरी मुद्दत उसके पास है। और इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इख्तलाफात हैं अंदर के बीजेपी के, वो अब बाहर आना शुरू हो गए हैं। आप देखें कि उनके भारतीय जो नायब सदर थे जगदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। ये कोई छोटा मामला नहीं है, वहाँ की सियासत में ये बहुत बड़ा एक समझ लें कि तूफ़ान आया हुआ है इनके इस्तीफ़े के बाद। बहुत सारी इसमें वजूहात हैं। ये जो जगदीप धनखड़ है, इनकी उम्र तकरीबन जगदीप धनखड़, ये इनकी उम्र तकरीबन 74 है, और अगस्त 22 में इन्होंने सौदा संभाला था, और इनकी मुद्दत 27 तक थी, और अभी इन्होंने कंटिन्यू करना था। और इनके जो राज्यसभा है उसके भी ये अहदेदार थे, सेक्रेटरी थे, और इनका इस्तीफ़ा जो है पार्लियामेंट के जो पहला इजलास हुआ, मानसून का जो पहला इजलास था, उसमें उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो वो दे दिया। बज़ाहिर तो उनका ये इस्तीफ़ा था कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं ये मामला जारी नहीं रख सकता। लेकिन मोदी हुकूमत के साथ, मोदी के जो
करता धरता है, उनके साथ उनके शदीद इख्तलाफात थे, RSS का शदीद दबाव था उनके ऊपर, और ख़ासकर जो उनकी मतअद्दद पॉलिसियाँ थी मोदी सरकार की, उनसे शदीद वो इख्तलाफ रखते थे। किसानों का मामला बड़ा संगीन है इंडिया में, जो अभी तक उनकी तहरीक चल रही है। ये चाह रहे थे कि इनके ऊपर नर्म रवैया अपनाया जाए, जबकि मोदी सरकार जो है वो लाठी और डंडे की जो सियासत है वो कर रहे हैं और इन किसानों के ऊपर बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है। पंजाब में भी आपने देखा कि बहुत बुरी सूरत हाल थी किसानों के ऊपर, ये वो सिलसिला जारी रखना चाह रहे हैं। और इसके साथ एक जुडिशरी का एक बड़ा संगीन इशू इनके सामने आया था। जस्टिस यशवंत सिंह वर्मा हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी हैं और इससे कबल ये दिल्ली हाई कोर्ट में रहे। इनके घर में एक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें जो है वो जब पुलिस ने वहाँ पे रेड किया या पुलिस पहुँची तो इनके घर से कुछ जले हुए नोट जो हैं वो बरामद हुए। उसके बाद इनका केस जो है वो रिपोर्ट भी हुआ, पुलिस में भी रिपोर्ट हुआ, इनके खिलाफ केस बन गया। और जो जगदीप सिंह धनगर थे, इन्होंने ये मामला जो है वो राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी दोनों जगह ये मामला उठाया और एडवाइजरी काउंसिल जो इनकी पार्लियामेंट किया उसमें भी ये मामला लेकर आए, जिसके ऊपर वह शदीद इख्तलाफात इनमें आए और कांग्रेस ने भी अब मुतालबा किया कि इनका मुआवजा होना चाहिए। फिर इनका ये कहना था कि जज का मुआवजा होना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो शदीद इनके इख्तलाफात थे और इनका ये मौक़िफ़ था कि इसको जो आम रूटीन की कार्रवाई है उसी तरह इसको चलाया जाए। ये मामला भी इस इस्तीफ़े का बायस बना। दूसरा ये, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब इंडिया ने जंग शुरू की तो इन्हीं नायब सदर का ये मौक़िफ़ था कि पहले पहलगाम वाक़या की मुकम्मल तहक़ीक़ात कर ली जाए, उसके बाद ये बड़ा इक़दाम जो है वो उठाया जाए। लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और उनका ये मौक़िफ़ था कि हम तहक़ीक़ात के बाद अगर कुछ भी करना पड़े तो फिर भरपूर अंदाज से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है जंग की जाए। लेकिन वो भी, उसमें भी शदीद इख्तलाफात थे मोदी के साथ, उन्होंने इसका इजहार भी किया, मुख्तलिफ़ जगह पर भी उन्होंने इजहार इसका किया। अब देखें जी, ये जो वहाँ हद हो गई, हद तो ये हो गई कि जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, वो छोड़ गए, फिर उनके घर के ऊपर जो जब रेड किया गया तो उनका घर का सामान उठा के बाहर फेंक दिया गया, उनकी जो सोशल मीडिया टीम थी उसको उठा के फेंक दिया, उनका जो सारा रिकॉर्ड था, उनका डाटा था, वो सारा ख़त्म कर दिया गया। आप देखें कि इसके बाद पार्टी में अब बीजेपी में शदीद इख्तलाफात हैं, अब चल रहे हैं कि ग्रुपिंग है वहाँ पे और मोदी के ख़िलाफ़ जो है एक बड़ी मूवमेंट जो है वो चल रही है, क्योंकि अब जो बिल्कुल असल में मुकम्मल तौर पे हाईजैक किया हुआ है 4-5 का टोला है, जिसमें अजीत देवल है, अमित शाह हैं, उनके मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं, नरेंद्र मोदी ख़ुद हैं, और ये सारा एक वो टोला है जो मुसलसल कंट्रोल कर रहा है। माजी के अंदर जो भी इस टोले के अंदर इन होने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी और इस ग्रुप ने, उसको निकाल दिया, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या कोई और हो, जो भी इस टोले के अंदर आने की कोशिश करता है उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये एक बड़ी जो है ना वो बड़ी अहम डेवलपमेंट है इस हवाले से। दूसरी एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, तो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि जब उन्होंने तमाम लिस्टें वहाँ पे वो मसला EVM के ऊपर वोट के हवाले से चल रहा था, उसके ऊपर उनकी अपोजिशन की शदीद जो है वो एतराज़ था, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसके ऊपर जो राहुल गांधी है अपोजिशन लीडर, उन्होंने ये कहा कि जब हमने मैनुअल जो सॉफ्ट हार्ड कॉपीज़ ली हैं लिस्टों की, तो उसको जब हमने डाटा में डालकर उसका डाटा एनालिसिस किया है तो ये पता चला है कि उसमें बहुत सारी जो है वो जाली वोट्स बनाई गई हैं। और ये तमाम रियासतें जहाँ पे पहले इलेक्शन हो चुके हैं वहाँ पे भी इसी किस्म की सूरत हाल रही है, इसीलिए बीजेपी जो है वो वहाँ पे मुख्तलिफ रियासतों में हुकूमतें बनाती रही है। फैसल, ये क्या कहानियाँ हैं और ये 4 का टोला और ये RSS ये क्या है और ये 75 साल की उम्र की क्या कहानी है? देखिए इमरान साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि देखें अब ये पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर जो इंतखाबात होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे बाकी दुनिया में भी होते हैं, ख़ास तौर पे तीसरी दुनिया के ममालिक में जैसे इंतखाबात होते हैं। तो ये कहना कि इंडिया के अंदर शफाफ इलेक्शन होते हैं, अब मोदी की हुकूमत के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन, आपको याद होगा कि 2024 में जब इंतखाबात हुए थे इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन था उसके जो मेंबरान थे वो लोग लगाए गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लॉयल थे। एक तो ये पहली टेम्परिंग तो वहाँ पे हुई। दूसरी ये हुई कि जितनी भी अपोजिशन जमातें थी, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बल्कि राहुल गांधी खुद जेल से होके आए हैं, और आम आदमी पार्टी हो गई, बाकी जितनी जमातें, वो सब के सब जेल गए। केजरीवाल 95% जो है इस वक्त अपोजिशन वो या जेल में है
और या फिर उनके एमपीज केसेस भुगत रहे हैं, और जितनी भी उनकी एजेंसीज हैं, इवन जो उनकी सीबीआई वगैरह, सीबीआई है, इनकम टैक्स एनआईए है और बाकी है, उनको सब सब कुछ एजेंसियों को मोदी सरकार इस वक्त अपने मकासद के लिए इस्तेमाल वही कर रही कुछ हो रहा है जो यहाँ पे जी, भी जी, होता बिल्कुल, है ऐसे ही कि आप उसको जेल में डाल दें, अगर वो हाँ जी। पार्टी बदल रहे हैं तो ठीक है, आप बाहर हैं। तो वो हुआ ये कि अब वहाँ पे सूरत हाल इंडिया में ये है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी उनके अपने हैं, लिस्टें जो है उनको टेम्पर कर दिया गया है, उनके अंदर बहुत सारे जाली बोगस वोट्स मौजूद हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सूरत हाल ये है कि सॉफ्टवेयर चेंज कर दिए गए हैं, मतलब आप जिसको मर्जी वोट दें, वोट बीजेपी को जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो है वो इस वक्त जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब ये SIR जो है, ये SIR के तहत पूरी पूरी फहरिस्तें तब्दील हो रही हैं, और माइनॉरिटीज़ जो हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, बाकी हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि क्या आप शहरी हैं इस मुल्क के, हाँ, वो आप दोबारा वोट दे से सकते हैं? वो उसको भी चेंज, उनको निकाला जा रहा है वोटिंग प्रोसेस से। अच्छा, अब बिहार के इलेक्शन में आपको पता है कि वहां पे अकलीतों का बड़ा किरदार है, और उन्होंने बिहार के इलेक्शन में बुनियादी तौर पे जो वहाँ के ऊपर जो जाति सिस्टम है, जी, कास्ट सिस्टम है जो उनका, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, जी, बहुत स्ट्रांग, बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं, और उसके बड़े असरात मुरतब होते हैं। अच्छा, अब ये सारे, अच्छा दूसरी तरफ जो है वो टैक्स टेररिज्म चल रहा है, यानी कि वो ऐसे चल रहा है, इसको भी टैक्स टेररिज्म का नाम भी अपोजिशन ने दिया है, क्योंकि जो जो उनके सियासी मुखालफीन है उनको टैक्स का नोटिस भिजवा दिया जाता है। केजरीवाल के साथ भी यही कुछ हुआ है, उनको टैक्स का नोटिस भिजवाते हैं, वो उसको रिस्पॉन्ड अभी किया नहीं होता तो अचानक जनाब उन पर रेड हो जाती है, उनको उठा के अंदर कर दिया जाता है, और फिर जमानत भी बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। अच्छा, उसके साथ दहशतगर्दी के पर्चे कराए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये जो मामला है ना 75 साल वाला, ये एक मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या भारतीय आइन है, उसके अंदर ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा 2014 के अंदर एक जो है वो फ्लोट किया, जिसके तहत मोदी ने फ्लोट किया था, उसने एलके अडवाणी को नहीं बनाना चाहते थे ना, वो उसको नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त जो है ना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसका हेडक्वार्टर, बाकी जितने इवन शिवसेना और जो उनके पार्टनर थे उस वक्त, वो सारे के सारे अलाइंड थे और इस बात पे मुत्तफिक थे कि मोदी को लेके आना है। तो उस सूरत हाल में आपको याद होगा, एक तो एलके अडवाणी उस सिलसिले में वो उनकी कुर्बानी उन्होंने दी थी। अच्छा, मुरली मनोहर जोशी, उनकी कुर्बानी उन्होंने दी, वो चले गए। यशवंत सिन्हा जो है उनके साथ भी यही हुआ, वो भी चले गए। और सुनेत्रा महाजन जो है उनको भी जो है वो साइडलाइन कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद जो है ये आप कह दें कि एक किस्म की एक जो मुअत्तल बॉडी थी जिसको वो मर्दर शक मंडल कहते हैं, हाँ। वो बेसिकली बिल्कुल आप ये लेके साइडलाइन खामोशी, उसमें उन्होंने कहा जी उधर चले जाएं। अच्छा, वो मंडल ही है वैसे, वो मतलब वो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो बस वो ख़त्म, या आप यानी कि उधर जाके जो है वो बिल्कुल साइडलाइन हो जाते हैं। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी 74वीं सालगिरह मना चुके हैं, इस साल वो सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है इंडिया के अंदर रेज हो रहा है कि जो मोदी, अमित शाह, राजनाथ और बाकी लोगों ने जो प्लान और एक पूरा नेटवर्क या आप कह लें जाल बिछाया था बाकी लोगों के लिए, एलके अडवाणी समेत, क्या अब मोदी उस पर खुद भी अमल करेंगे? क्या बीजेपी जो है वो मोदी को हटाएगी? अब बीजेपी का मौक़िफ़ ये है कि 2029 तक जो है वो मोदी सरकार रहेगी और मोदी उसको लीड करेंगे। इसका मतलब है आगे एक चेंज आनी है। अब वो चेंज क्या है? बुनियादी तौर पे जो अजीत डोवल है, जयशंकर है, इसी के साथ साथ राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, और फिर मोदी ज़ाहिर है उसको लीड कर रहे हैं। मोदी गुजरात से ये समझते हैं कि अमित शाह इज गोइंग टू बी द सक्सेसर। लेकिन इस वक्त जो है ना कई लोग जो है, 5 लोगों का खास तौर पे मैं जिक्र जरूर करूंगा। एक जेपी नड्डा है जो कि बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं। अच्छा, शिवराज चौहान हैं जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनके, और पहले वो मध्य प्रदेश के आप ये कह लें कि वज़ीर आला भी रह चुके हैं। अमित शाह स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और जो बीजेपी के अंदर एक सोच है वो 60-70% ये समझती है कि अमित शाह जो है वो एक सही चॉइस है। मोदी की। योगी आदित्यनाथ गो के उनकी बीजेपी के अंदर
इन्फ्लुएंस ज़रूर है, लेकिन इतनी ज़्यादा हिमायत उनको हासिल नहीं है। वो इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो है वो CM है। सीएम है। अच्छा, नितिन गडकरी ये जो है ना सीनियर सेंट्रल मिनिस्टर हैं और टेक्नोक्रेट हैं बुनियादी तौर पे, और इनकी भी अप्रोच जो सीनियर लीडरशिप है इन 5 के टोले के अलावा, जो है ये बीजेपी के अंदर एक पेंटागन बनी हुई है ना, इसके अलावा वो लोग समझते हैं कि ये एक सीरियस कंटेंडर हो सकते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे इनकी सोच जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली है। और वो जो बात कर रहे थे जगदीप धनखड़ के हवाले से, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी हमअसर थे वैसे अटल बिहारी वाजपेयी के। तो मतलब ये एक सोच पाई जाती है। तो इस किस्म की सोच को, जो कि थोड़ी सी बीजेपी बुनियादी तौर पे एक इंतहा पसंद दहशतगर्द फाशिस्ट तंजीम है, लेकिन इसके अंदर चंद लोग थे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, जो कि बुनियादी तौर पे थोड़े से जो है वो आप कह लें कि नरम गोशा रखते थे, नरम गोशा रखते थे या अक्ल से काम लेते थे। तो ऐसे लोगों को जो है वो अब मोदी जो है वो साइडलाइन कर रहा है। अमित शाह भी नहीं चाहता ऐसे लोग जो हैं वो पार्टी के अंदर अपनी से रखें। तो सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है इंडिया के अंदर। गुजरात के सीएम के बाद जब इनको बुचर, नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा गया, लेकिन एक ऐसी ब्रांडिंग की गई वहाँ पे नरेंद्र मोदी की कि वहाँ गुजरात से निकलकर सीधा वो प्रधानमंत्री की सीट पे आकर बैठ गए, और गुज़श्ता 2 टर्म्स के अंदर उनकी मुकम्मल तौर पे ब्रांडिंग की गई। उसका तमाम जो वहाँ का मीडिया है, इंडिया का मीडिया, वो तमाम का तमाम उनके साथ है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस के ऑनर्स जो हैं वो बीजेपी का पार्ट एंड पार्सल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करने वाले सहाफ़ी हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं, चाहे वो रवीश कुमार है, अजीत अंजुम है और दीगर लोग हैं, वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं ताकि अपनी आवाम को वो सही बात बता सकें। बीजेपी की ये इंटरनल लड़ाई किस रुख पे जाके बैठती है, और 28 जुलाई को जो लोकसभा के अंदर जहाँ पे ब्रीफिंग दी जाएगी उसके अंदर कितना सच बोला जाता है, कितना झूठ बोला जाता है, ये यकीनन इजलास के बाद पता चलेगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।